और जितने भी उपागम हैं अधिकतर आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे। अगर आपने नोट नहीं पहले बनाया होगा तो या आपने जब भी डीएलएड या बीएड किया होगा तो आपने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए होंगे, तो आपको ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नए लगते हैं, तो उनके बारे में बातें होंगी अगर वो प्रश्नों में इन्वॉल्व होंगे तो। चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला प्रश्न? निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है? इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचि को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। किसको ध्यान में रखकर? शिक्षार्थी या बाल केंद्रित या शिक्षक केंद्रित या विस्तारवादी, ये जो है वो किस प्रकार की जो है शिक्षण शास्त्र है, किस प्रकार का शिक्षण है पूछा जा रहा है प्रश्न को। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से क्लियर अपने आप को नहीं करते हैं, आपको आप समझना है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करनी है कि किस प्रकार के प्रश्न कभी कभी इस तरह से पूरा अलग दे देगा और ऑप्शन बिल्कुल ही अलग दे देंगे, तो उनसे रिलेट करके चीज़ों को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे अगर डेली, तो आप इसमें बेहतर हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि पैडागॉजी जो सेशन हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो जाए, वो समान ही होता है लगभग में। कुछ ही, जैसे हिंदी की बात करूँ मैं, तो हिंदी में ही बेसिकली ये हो जाता है, कुछ वर्ड हो जाते हैं जो टफ़ होते हैं क्योंकि इसकी इंग्लिश नहीं दी जाती, हिंदी में ही होता है पूरी तरह से, तो जो कन्फ्यूजन में रह जाता है वो कन्फ्यूजन में ही रह जाता है। तो उसको सेल्फ स्टडी से करिए और प्रैक्टिस सेट जितना भी आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर चाहे प्रैक्टिस सेट से, उतना आप अपने आप को परफेक्ट करेंगे। तो देखिए किसमें बच्चों के अनुभवों को समझना है और उनकी सक्रिय भागीदारी, उनकी एक्टिविटी को हमेशा टॉप पे रखना है और वो किस प्रकार से विकास कर रहे हैं उनकी रुचि का भी ध्यान रखना है। तो ये जो योजना हो जाती है वो बाल केंद्रित हो जाती है, यानी कि बालक को जो है, जो शिक्षार्थी है उसको जो है केंद्र में रखकर शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, बच्चे के हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं बदलेंगी, चाहे वो सिस्टम हुआ स्कूल का या स्कूल के इन्वायरमेंट हुई या उसकी पाठ्यचर्या हुई या उसके विषय वस्तु हुई, सारी चीज़ें तो बच्चों के हिसाब से चेंज होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि समालोचनात्मक, यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों को रखना समालोचनात्मक हो जाता है। तो समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता में किस बात में विश्वास करता है? यानी शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात पर विश्वास करता है? बच्चे विद्यालय के बाहर जो भी कुछ सीखते हैं वो अप्रासंगिक है। तो देखिए अप्रासंगिक नहीं है, जो भी बच्चे सीखते हैं वो प्रासंगिक है, चाहे वो इन्वायरमेंट से जो भी उन्होंने सीखा है वो उनके लिए बेहतर है और जो भी वो आगे सीखेंगे वो उनका पूर्व ज्ञान उनको हेल्प करेगा वो चीज़ सीखने में। तो अप्रासंगिक तो नहीं है, ये कट गया। शिक्षार्थी के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, तो ये बात पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑप्शन क्वेश्चन है, पॉजिटिव ऑप्शन सही होगा कि ये कुछ सही लग रहा है। शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए, सदैव कक्षा निर्देशों में, हमेशा की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है, कभी कभार जब लगे कि अनुशासन में ढिलवाई हो रही है या कोई भी ऐसे है तब आप निर्देश दे सकते हैं। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? अगर शिक्षार्थी सीख रहे हैं, अगर वो तर्क नहीं करेंगे तो कौन तर्क करेगा, ये बात नहीं रही। दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन ही सबसे पॉजिटिव है और यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है इसका क्या उद्देश्य हो सकता है कि नया पाठ शुरू करने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन भरी बातों को करवाया जा रहा है, गतिविधि को करवाई जा रही है। तो विद्यार्थियों का ध्यान हटाना है, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना है, कार्यभार को कम करना है, विद्यार्थियों में प्रोत्साहन तथा उत्साह का संचार करना है। तो जैसे हो जाता है कि जो नया चैप्टर आता है उसके पहले हम बच्चों को उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं ताकि बच्चा जो हो उसको पढ़ने के लिए रुचिकर हो सके, तो यही बात सही हो जाती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों में प्रोत्साहन तथा उत्साह का संचार करने के लिए हम मनोरंजन करवाते हैं जब भी पाठ कोई नया शुरू होता है। तो मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह से अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचार के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? देखिए विचार पूछा है लेकिन यहाँ पे कोई ऐसे विचार है नहीं, ऐसे कोटेशन कोई नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ पे वैज्ञानिकों के नाम दे दिए गए हैं कि ये जो बात है वो कौन मानते हैं कि मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस प्रकार से वो अन्य कौशल सीखते हैं। चॉम्स्की ये कहते हैं, पियाजे कहते हैं, वाइगोत्स्की जी कहते हैं या स्किनर जी कहते हैं।
4 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये जो काम है वो स्किनर साहब कहते हैं कि भाषा हम उसी प्रकार से सीखते हैं जिस प्रकार से हम अन्य कौशलों को सीखते हैं, चाहे वो सिंगिंग हुई, डांसिंग हुई, अन्य कौशल जो भी हुए। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? देखिए, रचनावादी अपने आप में क्रिएटिविटी जहाँ पर होगी वो रचनावादी कक्षा हो जाएगी। बच्चे अपने आप में क्रिएटिव रहें, शिक्षक भी क्रिएटिव रहें और सक्रिय रहें। तो देखते हैं क्या है, समूह में अंतःक्रिया करते तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अपने कार्यों में सभी विकल्प सीखते हैं, अपने कार्यों में सभी विकल्प लिखते हैं, अपने कार्यों में सभी विकल्प लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। केवल आ गया तो केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको देखते ही आप कट करें। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है तो क्वेश्चन नेगेटिव होगा, तभी नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगता है क्लास में जितने बच्चे अंतःक्रिया करते, जितनी बातचीत करते, उतना कहीं नहीं करते होंगे, क्योंकि वो जब से स्कूल में जाते हैं इस घर से, तब से उनकी बातें शुरू होती हैं और एज अ टीचर आप हमेशा कहेंगे कि शांत रहिए बेटा, शांत रहिए, लेकिन वो अपनी बात को करते ही रहेंगे। ठीक है, तो अंतःक्रिया करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे सही आंसर जो हो जाएगा वो पहला ऑप्शन, समूह में अंतःक्रिया करते हैं, मतलब पूरा सामूहिक वार्तालाप होता है और आवाज़ें तो होनी ही है। जब तक आप पढ़ाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से, तब तक शांति रहेगी, फिलहाल वो अपनी अंतःक्रिया करते रहेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? देखिए, भाषा शिक्षण सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता। नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चयन तथा श्रेणियों में बांटना, यानी कि भाषा शिक्षण को क्या करें, उसको अलग अलग श्रेणी में बांट दें। विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। देखिए, भाषा शिक्षण सिखाया जा रहा है तो क्या उसमें पठन उपयोगी है? आप अपने माइंड से सोचिए, तब तक आगे देखते हैं। एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, अधिक से अधिक अवसर देना। तो ये बात सही है कि अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, भाषा शिक्षण सिद्धांत के रूप में विशिष्ट रूप से, यानी कि विशेष रूप से पठन कौशल को बल नहीं देना है। वहाँ पे पूरी तरह से, चाहे वो लिखित हो, उच्चारण का तरीका हो, सब पे इक्वली आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखते हैं, सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षा परिवेश उपयुक्त है? देखिए, प्रश्न जो है बिल्कुल समझ में आ रहा है, इसको बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, ऐसी कक्षा हो, समावेशी हो, जिसमें प्रत्येक प्रकार के बच्चे हों और वो अलग अलग प्रकार के बच्चे हों, अलग अलग मानसिकता के, अलग अलग तर्क रखने वाले, अलग अलग तरीके से सीखने वाले बच्चे हों। चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा नहीं, चयनित शिक्षार्थी यानी कि चयन किए हो कि ये बच्चे या तो बिल्कुल धीमी गति से सीखते हैं या तो बहुत प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा, विशेष कक्षा की बात हो रही है, चयनित शिक्षा वाली विशिष्ट कक्षा। 7वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप जान गए हैं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि विविधता, यानी अनेक प्रकार के बच्चे एक ही जगह पे पढ़ें और अनेक विधियों से पढ़ें, वही आप में विविधता वाले शिक्षार्थी हैं और एक प्रकार की समावेशी शिक्षा हो जाएगी वो। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये ज़रूर आप प्लस पॉइंट रखें एग्ज़ाम के टाइम में कि जो है नेगेटिव क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत थोड़ी सी टाइम टेकिंग भी हो जाते हैं और हमें प्रश्नों को समझने में, ऑप्शंस को समझने में थोड़ा सा टाइम होने लगता है, क्योंकि क्वेश्चन तो सीधे पूछे जाते हैं। अप्रभावकारी आदतों को हटाना, नेगेटिव पूछा है। उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरह से नहीं सीखे हैं, सही तरह से क्या किए हैं, नहीं सीखे हैं। शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से हटाना नहीं, यहाँ पे रटाना होगा। ठीक है, तो रटाने की बात जहाँ आएगी वो बिल्कुल गलत होगा, आप जान रहे हैं, तो नेगेटिव ही पूछा है। उद्दीपन उपागमों के साथ शिक्षार्थियों में अधिगम के लिए रुचि जागृत करना, तो ये बिल्कुल ही पॉजिटिव है, सही नहीं होगा। तो नेगेटिव जो सबसे है वही सही हो जाएगा। 8वें के सही आंसर की बात कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को अच्छी तरह रटाना। यहाँ हटाना मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे रटाना होगा, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता, ठीक है, ये प्रतिभागिता, दो नाम आ गए हैं यहाँ पे, प्रतिभागिता है, मिला दे दीजिएगा इसमें। भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे
उपयुक्त उपागम होना चाहिए। देखिए उपागम हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप खुद से सेल्फ स्टडी करें और चीज़ों को जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें उतनी ही आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक यानी कि कम्युनिकेशंस की बात हो रही है, व्याकरणवाद विधि, निमंजन विधि। 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रेषण, अगर बच्चा कम्युनिकेट करेगा तो वो किसी भी भाषा कौशल में बहुत ही अच्छा हो पाएगा। जैसे आप इंग्लिश जो है सीखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, तो आप जितना इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं उतनी आपकी वो इंग्लिश जो है स्ट्रांग होती जाती है, स्पीकिंग शैली। तो वही बात है। यदि बच्चों को ध्यान में रख कर करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शंस देखते हैं। अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने के लिए सलाह देनी चाहिए। योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है। विद्यार्थियों को जल्दी जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए। विद्यार्थी की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये जो है यहाँ से ये जो है तीसरा ऑप्शन है, यहाँ से चौथा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तो चौथा ऑप्शन यही बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है इस प्रश्न में भी, तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। आई होप आप ये प्रीवियस ईयर से ही संबंधित है। मैं बता दूँ अगर तो 10 जनवरी 2022 से या 9 जनवरी 2022 में 10 जनवरी 2022 में शायद जो प्रश्न आए थे हिंदी पैडागोगी से, वहीं से ये प्रश्न लिए गए हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप पहचान गए होंगे प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभाविकारी शिक्षण विधि है? शुद्ध उच्चारण पर बल देना, पुस्तक की पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ना, शुद्ध उच्चारण तथा भाव के साथ पढ़ने पर बल देना, शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। 11 की सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये सीधे सीधे प्रश्न हैं, इनमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे समझ में आ जाते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते। देखिए ये महारत वर्ड जो है अभी एक बार एग्ज़ाम में आया और बहुत ज़्यादा जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं उनमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं, तो क्वेश्चंस अलग तरीके से सोचने लगते हैं, ऑप्शंस अलग तरीके से हो जाते हैं। तो महारत यानी कि उसमें पूरी तरह से बेस्ट हो जाना, किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसमें पूरी तरह से बढ़िया लेवल तक आप अच्छे से उसको सीख जाएं, वही है महारत। तो बशर्ते बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चे जानते हों जानते हों कि परीक्षा में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। उन्हें विश्वास हो कि जो काम भी वो कर रहे हैं वह रोचक है तथा उनके स्वयं और शिक्षक के जीवन से संबंधित होना जरूरी नहीं है। उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। इस बात को महसूस करते हूँ कि इस तरह के कार्य में वे अपने सहपाठी से बेहतर निष्पादन, देखिए कंपटीशन की बात जहाँ होगी वो गलत हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल, दो ऑप्शन पूरी तरह से पॉजिटिव है, लेकिन सबसे पॉजिटिव ऑप्शन वो तीसरा हो जाएगा कि उन्हें इस बात का आभास हो पहले से कि जो भी उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं, जो भी आज वो काम कर रहे हैं, फ्यूचर में उनके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है। यानी कि अगर आप जो वो मेहनत से जो भी पढ़ रहे हैं आगे चल के उन्हें काम देने वाला है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पुनर्बलन मिलेगा उन्हें, सकारात्मक पुनर्बलन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते? नहीं। निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव ऑप्शन देखते हैं। जो निगेटिव ऑप्शन होगा वही सही होगा। शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, जीवा तथा होठों की सही स्थिति का अभ्यास कराना, शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों की 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप उसकी त्रुटियों का निदान कर सकें। क्या है, अच्छा भाषण देने की प्रशिक्षण की बात की जा रही है, उसमें क्या नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो उनके शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि जो उनकी निजी लाइफ में चल रहा है उस पर अगर वो बोलेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है वो बच्चा भाषण दे रहा है, अच्छा भाषण देने के प्रशिक्षण के लिए उनकी निजी वास्तविक स्थितियों पर बोलने का अवसर देने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा कौशल के उप कौशल हैं कितने? 2, 4, 5, 3। तो 14 के सही आंसर की बात कर लीजिए, सबसे आसान प्रश्न है पहला, 2।
कौन कौन से हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करें, और आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत ही बेसिक प्रश्न है। बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, ये भी देखिए, स्टीफन क्रैसन, नाम चॉम्स्की, बीएफ स्किनर, लैरी सैलिंगर। सही ऑप्शन की बात कर लीजिए 15 की, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्टीफन क्रैसन। आपने इनके बारे में बहुत बार पढ़ा होगा। विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान, ठीक है, अवधि की पहचान की जा सकती है। अधिगम तथा अनुभव के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है, यानी कि जब आप कुछ सीख रहे हैं तो उसके लिए आप एक अच्छे आयु वर्ग में हों, यानी कि अगर आप 5 वर्ष के हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको नई नई चीज़ें अधिगम कराई जा सकती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभव का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभव का विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो आपको चुनौती दें कि आप ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कहा कि हाँ मैं कर लूँगा, किसी ने कहा नहीं आप नहीं कर सकते, तो आप में एक जो है चुनौतीपूर्ण भावना आएगी, तो आप उसको करके दिखाएंगे और पॉजिटिव तरीके से करके दिखाएंगे। अगला देखते हैं, अधिगम तथा विकास के लिए अनुभव की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभव का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे कि अगर आप 5 में हैं तब आप 5 में हैं, यानी कि 5 ईयर्स ओल्ड हैं, अगर आप 5 साल के हैं तो आप जो है अगर सेकेंड में पढ़ रहे हैं, या सेकेंड में कहाँ से पढ़ेंगे उस टाइम, तो आप या तो यूकेजी या फर्स्ट में होंगे, तो क्या यूकेजी में होंगे तो आपको उसी के लेवल से पढ़ाया जाएगा ना, आपको पहले स्वर व्यंजन ही पढ़ाए जाएंगे। ऐसे थोड़ी है कि हम लोग आपको बस टीचर आपको बस आ की मात्रा ऊ की मात्रा या आपको सीधे हिंदी पढ़ना सिखा देंगे, तो वही बात हो रही है। आगे देखते हैं, माँ के द्वारा शिशु को बोली जाने वाली दुलार की भाषा को किस रूप में बेहतर जान सकते हैं। बबलाना, अनुकरण के माध्यम से अधिगम, बाल निर्देशित वाचन, सक्रिय अनुकूलन। सही आंसर की बात कर लीजिए 17वें की, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल निर्देशित वाचन, क्योंकि वो एक प्रकार से माँ जो भी बोलती है बच्चा उनका अनुकरण करता है। जो माँ बोले या कोई भी बोले बच्चा उनका अनुकरण करता है, तो वो एक प्रकार का निर्देशित वाचन हो जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, बच्चा उसका अनुकरण करता है, ठीक है, इमिटेशन करता है। भाषा की कक्षा में शिक्षार्थी काबुलीवाला की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। बाद में उन्हें कहानी के कुछ दृश्यों की पृष्ठभूमि से संबंधित चित्रात्मक सामग्री व संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। चित्रों में वर्णित या 2 दृश्यों का कुछ शिक्षार्थियों द्वारा अभिनय किया जाता है। शिक्षार्थी अभिनय किए गए दृश्यों को देखते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि काबुलीवाला उन्होंने पढ़ा, ठीक है, काबुलीवाला आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, अगर आपने गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े होंगे, बुक्स पढ़ी होंगी, कहानी के माध्यम से भी हम लोग पढ़ते हैं। तो काबुलीवाला वो कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद उसके बारे में अभिनय करते हैं, वो क्या हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा, संदर्भीकरण हो जाएगा, संज्ञानात्मक उपागम या सहयोग हो जाएगा। सही आंसर की बात कर ली जाए तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, अवलोकन हम लोग करेंगे, उसको देखेंगे, अवलोकन करेंगे, उसमें क्या सीख मिल रही है उसको हम जानेंगे, तो अवलोकन करेंगे। वह कौन सा प्रशिक्षण है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। वह कार्य जिसमें विद्यार्थी को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। निपुणता परीक्षण, उत्पादक परीक्षण, व्यक्तिपरक परीक्षण या वस्तुनिष्ठ परीक्षण। 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो निपुणता परीक्षण, यानी कि बच्चा कितना सीख लिया है और उसे कितना सिखाने की ज़रूरत है, इसका मापन किया जाता है, और बच्चा बेहतर कर पाए अपने जो सीख रहा है बच्चा, उसके लिए निपुणता परीक्षण लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां की प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने कहा, पठन अवबोधन का मूल्यांकन कि बच्चा पढ़ने में किस प्रकार का है, तो शिक्षक ने कहा विद्यार्थियों को कहानी को अपने शब्दों में दोहराओ, सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ। कहानी के पात्रों में से किसी एक के आधार पर दैनंदिनीय बनाओ, यानी कि उन पर अपने विचार प्रकट करो। पहचाने गए शब्दों के समूह का स्वयं प्रयोग करें। विषय के लाभ तथा हानि पर चर्चा करें। तो 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो क्या है कि उन्हें अपनी जो भी कहानी आपने पढ़ी है या जो भी चीज़ पढ़ी है, जैसे आप अगर एज अ टीचर होंगे, अगर पढ़ाते होंगे तो आपने ये ज़रूर फील किया होगा कि जब हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उससे बच्चे ने क्या सीखा है वो जाने, और वो उसको अपनी भाषा में किस प्रकार से कहानी के माध्यम से आपको बता पाएंगे। जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, और भी कोई सब्जेक्ट हुई मैथ को छोड़कर, तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं,
किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है? देखिए बहुत ही पॉजिटिव प्रश्न है, पॉजिटिव ऑप्शन सही होगा। भाषा का ज्ञान सहायक होता है, ये बात सही है। अगर आप मातृभाषा जो भी आपकी, वो किसी भी भाषा को सीखने के लिए इम्पोर्टेंस रखती है। मातृभाषा का प्रयोग सहायता करने की जगह बाधा उत्पन्न नहीं करता। शिक्षा के द्वारा मातृभाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? शिक्षार्थी द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मातृभाषा जो है सहायक होती है। भाषा में किन्हें ग्राम्य कौशल कहते हैं? श्रवण तथा वाचन कौशल, श्रवण तथा पठन कौशल, वाचन तथा लेखन कौशल, वाचन तथा पठन कौशल। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रवण तथा पठन कौशल को ग्राम्य कौशल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है? पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र, रेडियो प्रसारण, संदर्भ पुस्तकें और चित्रात्मक चार्ट। तो देखिए 23 का सबसे आसान प्रश्न है, इसमें कोई टफ नहीं। रेडियो प्रसारण सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। निम्नलिखित में से किसकी उपचारात्मक शिक्षण के रूप में अनुशंसा नहीं की गई है? अनुशंसा नहीं की गई है। व्यक्ति विशेष की अधिगम संबंधी कमियों को पहचानना और निदान सुझाना जिनके आधार पर उपचारात्मक निर्देश दिए जा सके। अध्यापक समस्याओं को संबोधित करने और दूर करने के लिए व्यवहारिक उपचारात्मक समाधान ढूंढते हैं। विद्यार्थी की गलतियों का विश्लेषण करके उपयुक्त उपचारात्मक कार्यों का चयन करना। नवीन पठन तथा शिक्षण विधियों को लागू करने के द्वारा उच्च अधिगम रणनीतियों को लागू करना। 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो नवीन पठन जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें नए तरीके से उसको पढ़ाया जाए, अलग अलग शिक्षण विधियों से पढ़ाया जाए और जो भी वो सीखा है उसकी नई नई रणनीतियों को लागू किया जाए और जो भी उसकी समस्या है उसका उपचार किया जाए जो कि प्रश्न में पूछा गया है। तो नहीं की गई है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निगेटिव है तो उपचारात्मक शिक्षण के रूप में अनुशंसा नहीं की गई है, किसकी नहीं की गई है? 24 का जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल चौथा हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या इसका लग रहा है? क्योंकि मेरे हिसाब से होना चाहिए यही प्रश्न। आगे देखते हैं। कक्षा में शिक्षक विषय के बारे में बताते हैं तथा उस विषय पर लेख लिखने से पहले विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित विचारों का जल्दी से सोचने तथा उन्हें नोट करने के लिए कहते हैं। कक्षा में शिक्षक क्या कर रही है? पुनरावृत्ति, आकलन, मानस मंथन, सूचियों की जांच। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जैसे कि कोई विषय पढ़ाया गया उसके बारे में शिक्षक कह रही हैं कि आप जल्दी से सोचिए और उसके बारे में नोट करिए और कुछ अच्छा बताइए। तो क्या कर रहा है यहाँ पे? मानस मंथन हो रहा है। ठीक है, उन्हें सोचने के लिए जैसे ब्रेन स्ट्रीमिंग हो रही है कि यहाँ पे बच्चा सोच रहा है, मंथन कर रहा है, तर्क कर रहा है, अपने संज्ञान को जो है बढ़ावा दे रहा है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्वीकृति देता है? पॉजिटिव, बिल्कुल ही पॉजिटिव ऑप्शन है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव ऑप्शन सही होगा। मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, बिल्कुल ही पॉजिटिव है। ये कहते हैं थॉर्नडाइक साहब जिन्होंने तो ये जो है प्रयास और भूल का सिद्धांत उन्होंने ही दिया है, प्रभाव का अभ्यास का सिद्धांत नियम दिया है। तो वही कि जितना आप सीख रहे हैं उसमें जो गलतियां होंगी उससे आप सीखेंगे, वो आपके लिए बाधा नहीं है। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। भाषा विवेचन तथा मानसिक प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है। 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है 26 का वो है कि भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक भाषा के अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? भाषा यादृच्छिक है, भाषा एक कौशल है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा प्रजाति विशेष है। तो किसी प्रजाति विशेष नहीं है, भाषा कहीं से भी किसी भी प्रकार से सीखी जा सकती है। तो 27 का जो सही आंसर है वो जो है भाषा एक व्यवस्था है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है? शुद्ध वर्तनी लिखना, अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, व्याकरण के नियमों का स्पष्ट करना है, सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो सही आंसर है वो आप जान गए होंगे, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें भाषा प्रवाह का मतलब आप भाषा में तभी अच्छे हो सकते हैं जब आपका वाचन, पठन और लेखन सब बढ़िया हो। आगे देखते हैं।
विद्यार्थी का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? कक्षा के अन्य बच्चों से? नहीं। तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ? नहीं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ? नहीं। अधिगम की उसके पिछले स्तर से। ये आपको आकलन करते समय तुलना करनी है कि बच्चे ने पहले से अब तक कितना सीखा है, ये नहीं कि आप किसी से तुलना करें। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है? ठीक है, प्रारूपण, मानस मंथन, संदापन, संपादन और दोहराना। देखिए, जब कोई चीज़ होगी तभी आप मानस मंथन करेंगे। मानस मंथन आप बिना कोई टॉपिक के क्या आप सोच सकते हैं? नहीं। बिना कोई टॉपिक को आप दोहरा सकते हैं? नहीं। तो दो चीज़ें तो अभी नहीं होंगी। प्रारूपण और संपादन हुआ। तो पहले आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। कभी कभी हड़बड़ी में ऐसा हो जाता है, देखिए मुझे भी खुद अभी कन्फ्यूजन हुआ। यहाँ पे लेखन की प्रक्रिया उपागम पूछा जा रहा है, ठीक है, और मैं अभी जो एग्जाम्पल बताई हूँ वो आपके पठन उपागम की बात की हूँ। तो यहाँ पे जब किसी भी चीज़ के बारे में आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको मानस मंथन करना है, यानी कि उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रारूपण तैयार करना है कि किस प्रकार से, किस शैली में मुझे लिखना है। उसके बाद आप क्या संपादित कर रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं। उसके बाद आपको दोहराना है कि आपने कहीं त्रुटि तो नहीं की, यानी कि दूसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद तीसरा और चौथा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी